today we are starting post और डिलीट मेथड। ठीक है, क्रॉड ऑपरेशन में हमने क्रिएट मेथड करके देख लिया है, मीन्स किस तरह से डेटा आप ले सकते हो। सॉरी, क्रिएट नहीं, उसमें से हमने रीड करके देखा है कि किस तरह से एपीआई से जो डेटा है वो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर फेच कर सकते हो। आज हम लोग पोस्ट और डिलीट कैसे करना है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली ये पहले से ही डेटा मेरे पास गेट करा हुआ है, जो हमने गेट मेथड की हेल्प से देखा था। बट इसमें ना अभी मैंने एपीआई के लिए कुछ अलग साइट का यूज किया है, तो वो मैं जस्ट आपको आज बता देती हूँ। सो स्वैगर, ठीक है, स्वैगर करके एक लोकल होस्ट है जहां से आप अपनी एपीआई को टेस्ट कर सकते हो, और ये एपीआई हमारी खुद की क्रिएटेड की हुई है, करियर इन्फोटेक एपीआई। हमने फेक एपीआई लिया था ना, याद है ना आपको? हाँ मैम। यस मैम। एपीआई स्टोर से हमने फेक एपीआई ली थी। नाउ वी आर हैविंग रियल टाइम एपीआई। तो हमारे पास एम्प्लॉय रिसोर्स का है, इंजीनियर का है और टीचर का। ये लिंक मैं आपको शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। आप इस लिंक को एक्सेस करके जो है यूज कर सकते हो, इनमें से जो भी एपीआई आप यूज करना चाहो। मतलब आपको एम्प्लॉय का काम, एम्प्लॉय के ऊपर काम करना है, इंजीनियर या टीचर। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ना एम्प्लॉय की डिटेल्स गेट करके ये टेबल बनाया हुआ है। तो देखो, आपको करना क्या है, जब भी आप इस यूआरएल को हिट करोगे ये पेज आ जाएगा आपके पास, जिसमें आपको 3 एपीआई दी है। एम्प्लॉय रिसोर्स पे आप क्लिक करोगे तो एम्प्लॉय रिसोर्स में देखो, आपको पहले से ही यहाँ पे पोस्ट, गेट, डिलीट, गेट मेथड और पुट, ये सारी मेथड से रिलेटेड एपीआई मिलेगी। ठीक है, तो उसमें से मैंने क्या किया है कि गेट मेथड पे मैंने पहले क्लिक किया। गेट मेथड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ट्राई इट आउट अगर आप करोगे तो यहाँ पर आपको यूआरएल जनरेट करके मिलेगा। इस यूआरएल को मैंने बस यहाँ से कॉपी किया है, और कॉपी करने के बाद हमारे पास एम्प्लॉय सर्विस जो है, तो हम जिस तरह सर्विस यहाँ पे कॉल करते हैं, रिटर्न एचटीटीपी गेट, और इधर मैंने वो वाली एपीआई डाली है जो हमने लास्ट सेशन में देखा था, फेक एपीआई को मैंने डाला था। यहाँ पे मैंने ये वाली एपीआई का यूज किया है, गेट मेथड में से दिस एपीआई। ठीक है, तो ये तो हमने सर्विस के अंदर अभी एपीआई हिट की, मतलब कि जो भी एपीआई का डेटा था वो अभी तक हमारे सर्विस के अंदर आ चुका है। सर्विस से फिर हमने वो एक कंपोनेंट जो बनाया है एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉय लिस्ट में गए। एम्प्लॉय लिस्ट में सबसे पहले सर्विस को हमने यहाँ पे इंजेक्ट किया, ताकि सर्विस के अंदर जितने भी फंक्शंस हमने बनाए उन्हें हम यूज कर सके। उस डेटा को स्टोर करने के लिए मैंने ईएमपी डेटा नाम का वेरिएबल बनाया, और मैंने एक फंक्शन लिखा गेट एम्प्लॉय नाम का। उस फंक्शन के अंदर ईएमपी डॉट गेट एम्प्लॉय डेटा लाने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और हमने यहाँ पर क्या किया है, डेटा जो भी आ रहा है उसे हमने ईएमपी डेटा के अंदर स्टोर करा है। एंड नाउ वन मोर न्यू चीज जो मैंने यहाँ पे यूज की है वो है एनजी ऑन इट। ठीक है, एनजी ऑन इट अभी ये क्या है, तो अभी एनजी ऑन इट जो है ना, वो आपके लेटेस्ट वर्जन में आपको जब न्यू कंपोनेंट आप जनरेट करते हो तो आपके पास, आपने देखा होगा, सिर्फ एक क्लास बनाया हुआ रहता है। बराबर, सिर्फ एक क्लास होता है ना आपके पास। कंस्ट्रक्टर भी आप खुद से लिखते हो उसके अंदर, करेक्ट? यस मैम। हाँ मैम। कंस्ट्रक्टर भी हम खुद से लिखते हैं। अभी कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि जब भी आपका एप्लीकेशन चले तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी कुछ फंक्शनैलिटी लिखेंगे तो उस फंक्शन को वापस से कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर के बाद जो दूसरा फंक्शन कॉल होता है, जब भी आप अपना एप्लीकेशन रन करते हो ब्राउजर पे या डिप्लॉय करते हो, तो आफ्टर द कंस्ट्रक्टर जो सेकेंड फंक्शन कॉल होता है वो होता है आपका ये एनजी ऑन इट। अब एनजी ऑन इट को लेने के लिए आपको क्या करना है, बस जो भी क्लास आपके पास पहले से ही है उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये एनजी ऑन इट को। इम्प्लीमेंट्स और एक्सटेंड का हमने यूज किया था स्टार्टिंग में, याद है ना? इम्प्लीमेंट्स मैंने इसलिए किया है क्योंकि इंटरफेस मैंने बाइंड किया है यहाँ पे ऑन इट नाम का। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे ना ऑन इट,
तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा, आपको ये खुद से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जो मैंने गेट एम्प्लॉय नाम का डेटा बनाया है या जो भी गेट एम्प्लॉय नाम का फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे बस कॉल किया है। कॉल करने के बाद फिर HTML के पेज पे सिंपल से एक टेबल बनाया है और इस टेबल के जरिए हमने यहाँ पर डेटा को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको कि मैंने क्या किया है? मैंने एपीआई यहाँ से ली है स्वैगर से, गेट में से जाके गेट में क्लिक करो, यहाँ पे आपको एपीआई मिलेगी, एपीआई को कॉपी करके इसे मैंने सर्विस में यूज किया है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। हाँ। और एनजी ऑन इट ये क्यों लिया है मैंने? क्योंकि कंस्ट्रक्टर के बाद ये दूसरा फंक्शन रहेगा जो ऑटोमेटिकली लोड करेगा। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मेरा एप्लीकेशन लोड हो जाए तो गेट एम्प्लॉय नाम का जो फंक्शन है, इस गेट एम्प्लॉय नाम के फंक्शन में क्या आ रहा है? डेटा आ रहा है ना आपके पास, जो हमने एपीआई से लिया है वो डेटा आ रहा है इस फंक्शन में। तो जब भी मेरा एप्लीकेशन रन हो तो मैंने एनजी ऑन इट में उस फंक्शन को कॉल इसीलिए किया ताकि आपको ये तुरंत यहाँ पर लोड होकर मिल जाए, जैसे कि अभी आपको ये डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज द स्टेप्स जो हमने गेट के लिए की थी। अभी हमें क्या करना है? पोस्ट मेथड का यूज करना है। नाउ पोस्ट मेथड का यूज किस लिए करेंगे हम यहाँ पे? कि अगर हम चाहते हैं कि मैं एक और न्यू एंट्री जो है यहाँ पर ऐड करूं, ठीक है, न्यू एंट्री इट मींस कि अभी आपके पास यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो आप, 3 ही लोगों का डेटा है। अगर आप चाहते हो कि एक और एम्प्लॉय का डेटा आप ऐड कर पाओ इस टेबल के अंदर, तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं पोस्ट मेथड का। तो सबसे पहले अभी क्या कर लेते हैं, इधर एक हम ऐड एम्प्लॉय करके कुछ तो बटन बना लेते हैं, जिसपे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए? एक फॉर्म आना चाहिए आपके पास। अब फॉर्म के अंदर आपको क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड होगा? आपको फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, और जैसे ही क्लिक करोगे सबमिट, तो वो डेटा सबमिट होना चाहिए आपके इस फॉर्म के अंदर या इस टेबल के अंदर। ठीक है, आईडी हम मेंशन नहीं करेंगे, आईडी जो है उसका वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, तो हमें आईडी पास नहीं करना है वहां पे। तो अभी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे जिधर मेरा टेबल है इधर हम लोग एक बटन बना लेते, बटन ऐड एम्प्लॉय नाम का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बटन डिस्प्ले होगा ऐड एम्प्लॉय नाम का। अब करना क्या है कि जैसे ही ऐड एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करूं, यहाँ पे ब्रेक कर लेते चाहिए तो थोड़ा सा डिस्टेंस लिखने के लिए। ठीक है, कि जैसे ही हम ऐड एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए? आपका ऐड एम्प्लॉय का जो कंपोनेंट है ना वो आना चाहिए। लेकिन अभी तक तो हमने कोई ऐड एम्प्लॉय के लिए कंपोनेंट बनाया नहीं है, तो वो कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। जब आप हिट करोगे ऐड एम्प्लॉय पे तो आप ऐड पे जाना चाहिए और वहां पे आपके पास रहेगा एक फॉर्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं nggc ऐड एम्प्टी नाम का कंपोनेंट। ठीक है, आपका अगर ऑलरेडी जिसने भी गेट मेथड यूज कर लिया है उन्हें बस ये आगे से करना है पोस्ट मेथड। आपका जिधर भी टेबल है उधर एक बटन बना लो ऐड नाम का, ताकि ऐड पे क्लिक करोगे तो आप ऐड एम्प्लॉय के कंपोनेंट पे चले जाओ। अब जाओगे कैसे? तो अभी आपने कंपोनेंट तो बना लिया, उसकी भी हम यहाँ पे राउटिंग कर लेंगे, बराबर। तो यहाँ पे पाथ दे देते हैं हम, सपोज ऐड नाम का, और ऐड पे क्लिक करने के बाद कंपोनेंट जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए ऐड ईएमपी करके। पाथ तो अभी हमने सेट कर लिया। अब जिधर आपका बटन है, बटन पे क्लिक करने के बाद कौन सा पाथ टारगेट होने वाला है, तो उसके लिए हम यहाँ पे राउटर लिंक का यूज कर रहे हैं, एचरेफ का यूज नहीं कर रहे, क्योंकि राउटर लिंक जो है वो पेज को रीलोड नहीं कराता है, जो एचरेफ है वो पेज को रीलोड करता है। हमें यहाँ पे क्या यूज करना है? राउटर लिंक। और यहाँ पे सिंपली ऐड लिख दिया है मैंने। नाउ लेट्स चेक कि ऐड पे क्लिक करने के बाद अभी आप ऐड पे जा पा रहे हो? यहाँ पे दिख रहा है आपको पेज के ऊपर? हाँ मैम। यस मैम। ओके, अभी ऐड पे तो हम लोग आ गए, बट काम क्या करना है ऐड के ऊपर? कि ऐड पे क्लिक करने पे इधर एक फॉर्म होना चाहिए, जिस फॉर्म में मैं डेटा लिख के सबमिट करूं।
तो वो सबमिट होना चाहिए इस टेबल के अंदर। तो अभी आपको क्या करना है, ऐड कंपोनेंट जो आपने बनाया है यहाँ पे, ये ऐड कंपोनेंट, इधर आपको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो रिएक्टिव फॉर्म बना लेते हैं हम, जो आपने बूटस्ट्रैप में सीखा होगा रिएक्टिव फॉर्म बनाना। तो सिंपली फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म टैग का यूज करेंगे यहाँ पे। अब रिएक्टिव फॉर्म बनाना रहेगा तो आपको पता है ना, यहाँ पे फॉर्म ग्रुप का यूज करना पड़ता है। यस मैम। फिर फॉर्म ग्रुप का यूज करके यहाँ पे देंगे कुछ नाम अपने फॉर्म को। तो मैंने एम्प्लॉय नाम का फॉर्म बना लिया। अब यहाँ पे अगर आपने फॉर्म ग्रुप यूज कर लिया है तो आपको टीएस फाइल में फॉर्म ग्रुप भी बनाना पड़ेगा उसका। तो यहाँ पे हम आके फॉर्म ग्रुप जनरेट कर लेते हैं। फॉर्म का नाम क्या है आपके, एम्प्लॉय। देखो अभी जिसने बूटस्ट्रैप में किया रहेगा उनको पता रहेगी ये चीज। फॉर्म ग्रुप इज इक्वल्स टू न्यू फॉर्म ग्रुप। अब ये फॉर्म ग्रुप के अंदर बनेगा ऑब्जेक्ट। ये फॉर्म ग्रुप भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। और एक चीज कि आप रिएक्टिव फॉर्म यूज कर रहे हो, तो रिएक्टिव फॉर्म के अंदर जितने भी उसके कंपोनेंट या जो भी पार्ट रहेंगे वो यूज करने के लिए आपके पास ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट होना चाहिए। रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, ठीक है। तो इसे भी आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सी वी आर क्रिएटिंग अ रिएक्टिव फॉर्म, तो उसके लिए हमने ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। यहाँ पे फॉर्म हम बना रहे हैं एचटीएमएल के पेज पे। तो एचटीएमएल के पेज पे फॉर्म ग्रुप की हेल्प से हमने फॉर्म को नेम दे दिया एम्प्लॉय। फॉर्म ग्रुप अगर आपने यहाँ पे यूज किया है तो आपको टीएस फाइल में भी उसका एक फॉर्म ग्रुप बनाना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे अभी आपके पास, पहले इधर हम लोग काम कर लेते फॉर्म पे। क्या क्या चाहिए आपको, फर्स्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, फर्स्ट नेम। देखो अभी इस नेम के अंदर जो फर्स्ट नेम आपको लिखना है ना, ये सेम होना चाहिए जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी और लास्ट नेम, जो की यहाँ पे लिखी है वही सेम की इस नेम के अंदर आपको लिखनी है। और यहाँ पे हमें फॉर्म कंट्रोल नेम का भी यूज करना होता है। इसमें वापस से आपको लिखना है फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम चाहिए। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, पेस्ट पेस्ट। फर्स्ट नेम की जगह यहाँ पे लास्ट नेम चाहिए, टाइप यही रहेगा, यहाँ पर आएगा लास्ट नेम। फॉर्म कंट्रोल नेम भी आएगा लास्ट नेम। यहाँ पे ईमेल आईडी चाहिए, और उधर जैसे लिखा होगा ईमेल और आईडी वैसे ही यहाँ पे आपको लिखना है। दिस इज अ सिंपल फॉर्म। एक बटन बना लेते हैं यहाँ पे, ऐड एम्प्लॉय, इस तरह से, या सेव एम्प्लॉय, जो भी आपको लिखना है। तो एक बार चेक करो, अभी जैसे ही ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है अभी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉय आईडी। और एक करना पड़ेगा आपको, जो आपने यहाँ पे टीएस फाइल में ऑब्जेक्ट बनाया है वही कंट्रोल्स आपको यहाँ पे भी यूज करने पड़ेंगे। फर्स्ट नेम, न्यू फॉर्म कंट्रोल, इस फॉर्म कंट्रोल को भी यहाँ पर आपको करना पड़ेगा इम्पोर्ट, ठीक है। क्या क्या है आपके पास, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, न्यू फॉर्म कंट्रोल, और उसके साथ ईमेल आईडी। सेम नाम लिखने हैं, जैसे हमारे पास एपीआई से डेटा आने वाला है, उस डेटा को स्टोर करने के लिए सेम नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं, जैसे हमने वो स्वैगर से देखा था। सो ये हमारा हो गया एक सिंपल सा रिएक्टिव फॉर्म। अभी रिएक्टिव फॉर्म के लिए आपको एक फॉर्म ग्रुप बनाया है हमने, उसके अंदर हमारे पास 3 फील्ड है, जो हमने एचटीएमएल पे भी एक फॉर्म बना लिया है और एक बटन बना लिया है। यहाँ तक सबको सब चीज क्लियर है? हाँ मैम। यस मैम। हाँ।
सो अगर बूटस्ट्रैप का अच्छे से जिनका प्रैक्टिस हुआ रहेगा, जिन्होंने स्टैटिक फॉर्म रिएक्टिव फॉर्म अगर बना लिया है ऑलरेडी, तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगा जो भी ये मेथड करेंगे उनको। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले देख लेते हैं कि बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो भी डेटा है हमारा वो कंसोल में आता है कि नहीं, पहले हम लोग वो चेक कर लेते हैं कि जैसे ऐड एम्प्लॉय करेंगे तो कंसोल में डेटा आना चाहिए, बट उसके लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो सपोज सेव ईएमपी डेटा नाम से मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ यहाँ पे, और कंसोल डॉट लॉग में एम्प्लॉय नाम का जो फॉर्म है उसके अंदर की सारी वैल्यूज को हमें दिखाना है कंसोल डॉट लॉग के अंदर, एम्प्लॉय के अंदर की वैल्यूज। और इस फंक्शन को क्या करेंगे, जो बटन है आपके पास यहाँ पे आपको करना है बाइंड क्लिक इवेंट की हेल्प से। ठीक है, बट यहाँ पे मत करो, ये कभी कभी काम नहीं करता है। पूरा फॉर्म आप इधर से ही सबमिट करो, ऊपर ही आप जहाँ पे आपने फॉर्म लिखा है वहीं पे सबमिट लिखो, SUB बराबर सबमिट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप अपना फंक्शन कॉल कर लो। ठीक है, नाउ लेट्स चेक कि यहाँ पे कुछ नाम लिख के देख लेते हैं। ऐड एम्प्लॉय करने पे ऐड हो गया डेटा कंसोल में, दिख रहा है हाँ मैम। सबको? यस मैम। हाँ मैम। ये डेटा कंसोल में आया है, हमें इसे कहाँ पे ले जाना है, अपने वो टेबल के अंदर ये एंट्री ऐड करवानी है। तो अभी आपको क्या करना है, आपने सर्विस तो कॉल कर ली है यहाँ पे, कर ली है क्या सर्विस हमने यहाँ पे पोस्ट के लिए? नो। नो। तो हमें क्या करना है, जिस तरह हमने गेट का यूज किया कि बैकएंड से डेटा गेट करने के लिए, उसी तरह से यहाँ से जब भी मैं सबमिट करूँ या ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करूँ तो सपोज ये डेटा स्टोर होना चाहिए जो भी मेरा बैकएंड सर्वर है उसमें। तो उसके लिए हमें यूज करनी पड़ेगी पोस्ट मेथड को। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं सेट डेटा नाम से कोई एक फंक्शन बना लो आप यहाँ पे, अगेन यूज रिटर्न और HTTP डॉट यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम पोस्ट मेथड का। ठीक है, पोस्ट मेथड अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पोस्ट मेथड में URL स्ट्रिंग बॉडी ये सब भेजने के लिए कहा है। एक बार हम लोग अपना API चेक कर लेते पोस्ट के लिए। ये पोस्ट का दिख रहा है सबको, पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे राइट आउट, तो देखो यहाँ पर है ना पैरामीटर टाइप क्या दिखा रहा है आपको, बॉडी। अभी फॉर एग्जाम्पल इधर से पूरा डेटा मैं हटा देती हूँ, देखो अभी यहाँ पे क्या लिख के दिया है, रिक्वायर्ड। जैसे ही ट्राई इट आउट करोगे ना, तो ट्राई करने से पहले उसने क्या कहा है कि आपको इधर कुछ वैल्यू भेजना जरूरी है। क्या वैल्यू भेजना है, तो आपको यहाँ पे बॉडी भेजना है। मीन्स देखो अभी यहाँ पे क्लिक करती हूँ मैं एग्जाम्पल के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल इस पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यूज इसमें आ गई, मतलब पूरी बॉडी आ गई है। जैसे कि मुझे पोस्ट करना है ना, तो मुझे ID भी भेजना है, लास्ट नेम भी भेजना है, फर्स्ट नेम भी भेजना है। तभी आप राइट आउट पे क्लिक करोगे तो आपका API काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, जब भी आप ये स्वैगर को ओपन करोगे तो किसी भी मेथड पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे पोस्ट पे, तो इधर चेक कर लेना, इधर रिक्वायर्ड बॉडी में आपको क्या चीज रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर दिखाई जाती है पैरामीटर टाइप में। आपको पोस्ट करने के टाइम पे क्या करना होगा कि इस फॉर्म के अंदर जो भी डेटा आप भेजने वाले हो ना, वो डेटा इस बॉडी के जरिए भेजोगे, इस बॉडी के जरिए आपको पोस्ट मेथड से डेटा को भेजना है। तो यहाँ पे ना आपको एक पैरामीटर लेना पड़ेगा बॉडी नाम का, और इस बॉडी के अंदर आपके फॉर्म के अंदर जितना भी डेटा आपने लिखा होगा वो डेटा रहेगा। और इस पोस्ट मेथड को कॉल कर लेते, कॉपी कर लेते। देखो ये रिक्वेस्ट URL तभी जनरेट होगा जब आप यहाँ पर बॉडी को भेजोगे, राइट आउट करो तो आपको एक URL जनरेट करके मिलेगी। इस URL को कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एंड नाउ प्लस बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें क्या भेजना है, बॉडी के जरिए हम डेटा पोस्ट करने वाले हैं इस URL के अंदर।
यहाँ तक क्लियर है? हमने इस सर्विस को कॉल करने के लिए बॉडी नाम का एक पैरामीटर भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका डेटा तो पोस्ट हो जाएगा सर्वर में, बट वो डेटा इस पैरामीटर के जरिए पोस्ट होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बॉडी नाम का एक पैरामीटर ले लिया। नाउ ये तो सर्विस का काम हो गया, तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने ऐड एम्प्लॉय कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, अब उस सर्विस को यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज कर लेते हैं सर्विस को इंजेक्ट करने के लिए। प्राइवेट, सपोज ईएमपी नाम का सर्विस है मेरा, ईएमपी सर्विस। ठीक है, बस इतना ही करना है। अभी आपके पास फंक्शन तो ऑलरेडी है सेव ईएमपी डेटा का, जिस पे क्लिक करते ही आपका डेटा पोस्ट होने वाला है। तो इसी के अंदर आपको क्या करना है, ईएमपी डॉट, आपकी सर्विस को कॉल करूं ईएमपी डॉट, अभी इसमें से हमें क्या यूज करना पड़ेगा, गेट करना है हमें या सेट मेथड का यूज करना है? सेट। सेट मेथड का यूज करना है। तो डेटा पोस्ट करने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेट डेटा। अभी आपको अगर याद होगा तो हमने यहाँ पे सेट डेटा के अंदर एक वेरिएबल, सॉरी एक पैरामीटर भेजा है, तो उस पैरामीटर के अंदर वैल्यू भी भेजेंगे हम यहाँ से, जो कि क्या वैल्यू रहेगी हमारी, एम्प्लॉयज डॉट वैल्यू। यानी एम्प्लॉय नाम के फॉर्म के अंदर जो भी वैल्यूज होगी वो सारी वैल्यू मुझे सेट करनी है, और इस सर्विस के अंदर सेट करनी है। तो हमने सर्विस का नाम लिखा ईएमपी सेट डेटा, और क्या वैल्यू सेट करनी है, तो ये। और बस अब इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करना है आपको, ताकि आपका जो भी डेटा या रिस्पॉन्स है वो अच्छे से सर्वर में चले जाए। कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे डेटा। ठीक है, बस यहाँ तक अभी आपने कर लिया है। अभी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, जो भी डेटा मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। यही ले लेते हैं और ऐड, और ऐड करने के बाद एक बार बैक साइड में आके चेक कर लेते। तो देखो ऐड हो गई है एंट्री यहाँ पे मेरी। हाँ मैम। वापस एक बार देखो यहाँ पे, अभी लास्ट नाम शीतल दिख रहा है। मैं ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे gmail.com और ऐड पे क्लिक किया। वापस हमारे एम्प्लॉय लिस्ट पे चले जाते हैं। यहाँ पे ऐड हो गया पूनम। हाँ मैम। यस मैम। सिंपली हमने क्या किया है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट सबसे पहले अपनी सर्विस के अंदर आ जाओ चाहिए तो। जिस तरह गेट एम्प्लॉय सर्विस हमने बनाई है, मतलब गेट एम्प्लॉय के अंदर हमने गेट की यूआरएल पास की है एपीआई की, उसी तरह हमें डेटा सेट करना है। तो हमने सेट डेटा नाम का फंक्शन बनाया है। डेटा जो सेट होने वाला है वो थ्रू द बॉडी जाने वाला है सर्वर के पास, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बॉडी नाम का एक पैरामीटर ले लिया। और हमने पोस्ट मेथड का यूज करके ये यूआरएल हमने कहाँ से ली है, तो स्वैगर में जाके जो भी पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको यूआरएल दिखेगी, पोस्ट वाले पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको यूआरएल दिखेगी। अभी अगर आपको नहीं दिखा ना, यहाँ पे ये ट्राइड आउट तक ही दिख रहा है, नीचे का कोई भी पार्ट नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये एग्जाम्पल वैल्यू पे क्लिक करो। तो एग्जाम्पल के अंदर का सारा डेटा इस रिक्वायर्ड फील्ड में आ जाएगा। फिर ट्राइड आउट करो तो जनरेट होगा आपका यूआरएल। अभी ऑलरेडी था तो वो नहीं आया। और इस यूआरएल को आपको कॉपी करना है, और कॉपी करके ये पोस्ट मेथड में यूज करना है, देखो। और ये बॉडी से डेटा भेज रहे हैं, तो ये बॉडी को यहाँ पे भी आपको लिखना है, यहाँ पे कॉमा देके। ये हो गया सर्विस। सर्विस में बस आपको इतना ही करना है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि एम्प्लॉय लिस्ट के ऊपर यहाँ पे बटन बना लिया, जहाँ पे हमने लिखा है ऐड एम्प्लॉय की। राउटर लिंक से लिंक भी दे दिया हमने कि ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारे इस ऐड कंपोनेंट के ऊपर, जहाँ पे हमने फॉर्म बना रखा है ऑलरेडी, रिएक्टिव फॉर्म बनाया है हमने, तो इसके लिए हमने रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर लिया है। एक फॉर्म ग्रुप बना लिया। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो फंक्शन चलना चाहिए वो फंक्शन भी बना लिया है यहाँ पे। जैसे कि देख सकते हो एक फॉर्म ग्रुप बना है, फंक्शन बना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये डेटा कंसोल में भी दिखेगा आपको। कंसोल में तो दिख ही रहा है। और सर्विस में भेजने के लिए हमने वो सर्विस का भी यूज किया है यहाँ पे, emp.setData।
और डेटा क्या सेट करना है, तो ये एम्प्लॉय के अंदर की वैल्यू सेट करनी है और वो डेटा सब्सक्राइब कर लेना है आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही आप फील्ड एंटर करके सबमिट करोगे तो आपका डेटा सबमिट हो जाएगा। और एक चीज आप कर सकते हो, देखो अभी मैं इस तरह से कुछ भी लिखूंगी और @gmail.com और ऐड ऐड करूंगी, तो मुझे यहाँ से मैन्युअली पीछे जाना पड़ रहा है ना, करेक्ट, मैन्युअली पीछे जाना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे ही वहां पे क्लिक करूँ ऐड पे, तो ऑटोमेटिकली वो रिडायरेक्ट होना चाहिए हमारे इस लिस्ट के ऊपर। तो वो भी आप कर सकते हो। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जहाँ पे आपका ऐड कंपोनेंट डॉट टीएस है, सर्विस को जैसे आपने लिया है वैसे एक और ऑब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा प्राइवेट, कुछ भी नाम दे देते हो यहाँ पे राउट, और यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का नाम है राउटर। राउटर है, राउटर, राउटर। और जिधर आपका ये डेटा लिया है ना, इसी करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे राउट डॉट नेविगेट। अब नेविगेट यानी कि सेव एम्प्लॉय पे जैसे ही मैं क्लिक करूं, सेव एम्प्लॉय पे, तो वो नेविगेट होना चाहिए बैक टू अवर एम्प्लॉय लिस्ट नाम के कंपोनेंट के ऊपर। अभी यहाँ पे देखो एम्प्लॉय लिस्ट के ऊपर जाने के लिए क्या आपने यहाँ पे कोई पाथ दे रखा है क्या, ब्लैंक ही रखा है ना हमने यहाँ पे। तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो पाथ आप दोगे उसको स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट देके ब्लैंक छोड़ो इस तरह से। ये हमने नेविगेशन के लिए लिखा है। नेविगेशन के लिए मतलब देखो अभी आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाती हूँ। मैंने ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक किया, यहाँ पे सपोज मैं कुछ नाम लिख देती हूँ जैसे कि साई, श्याम, और ये, और ऐड किया, तो देखो जैसे ही ऐड किया ये ऑटोमेटिकली नेविगेट हुआ। कहाँ पर नेविगेट हुआ, मेरी एम्प्लॉय लिस्ट नाम के कंपोनेंट पे। दिख रहा है सबको, हाँ मैम। क्लियर है यहाँ तक। हाँ मैम। यस यस। जितना प्रैक्टिस करोगे आपको ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट 5 करोड़ ऑपरेशन तो करने पड़ेंगे, तभी ये सारी मेथड्स क्या किधर कैसे किया है वो आपको याद रहेगा। ठीक है, और ये जो मैं अभी एम्प्लॉय का आपको करके दिखा रही हूँ, ये एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय रिसोर्स का, आपको ये टीचर रिसोर्स का करके देखना है। मैंने ऑलरेडी ये यूआरएल आपको भेज दिया है। आपको क्रड ऑपरेशन करना है ये टीचर रिसोर्स का, जिस तरह से मैं इसमें से आपको करके दिखा रही हूँ उसी तरह। ठीक है, तो अभी सपोज हमारा डेटा पोस्ट करने तक तो हो गया। अभी हमें क्या करना है, डिलीट मेथड करना है। डिलीट मेथड, तो हम एक काम कर लेते हैं, ये टेबल है हमारा एम्प्लॉय लिस्ट के ऊपर, यहाँ पे एक और टीएच और एक्शन ले लेते, एक्शन नाम का हेडिंग, और यहाँ पे एक बटन बना लेते टीडी के अंदर, बटन डिलीट सी। यहाँ पे अभी एक कॉलम एक्स्ट्रा आ गया और उसके अंदर डिलीट। अभी इसमें क्या करना है कि जैसे ही मैं किसी डिलीट पे क्लिक करूं तो पर्टिकुलर दिस एंट्री विल बी डिलीटेड, ये डिलीट होना चाहिए। अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो ये वाला डिलीट होना चाहिए। क्लियर है। तो हाँ मैम। डिलीट करने के लिए सबसे पहले चलो सर्विस से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिलीट का जो एपीआई है वो ले लेते हैं। अब डिलीट के लिए भी आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या चीज रहेगी, पाथ, मतलब आपको क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आईडी रिक्वायर्ड है। ठीक है, देखो आपके टेबल में बहुत सारे नाम हैं, और आप ये वाली एंट्री को अगर डिलीट करना चाहते हो या पर्टिकुलर इस एंट्री को डिलीट करना चाहते हो, सपोज कोमल नाम की एम्प्लॉय है उसकी एंट्री डिलीट करनी है। अब ये डिलीट मुझे करनी है तो इसका रिक्वेस्ट जो भी आप सर्वर में भेज रहे हो, तो आईडी के जरिए वो जाएगा, क्योंकि कोमल नाम की बहुत सारी एंट्री हो सकती है। अगर आपने कहा कोमल नाम को डिलीट करना है तो कौन से कोमल नाम को डिलीट करना है वो कैसे पता चलेगा, बैकएंड में सर्वर में डेटा भेजा जाएगा, आईडी के जरिए ये डेटा भेजा जाएगा कि मुझे इस आईडी की जो एंट्री है वो डिलीट करनी है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर जैसे हमने पोस्ट मेथड में बॉडी भेजा था, बॉडी नाम का पैरामीटर, वैसे ही आपको यहाँ पर भेजना पड़ेगा आईडी, कि मुझे इस आईडी की एंट्री डिलीट करनी है। देखो अभी ट्राई इट आउट जब कर रहे हो तो ये कुछ रिक्वायर्ड कह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या बोल रहा है आपको, आईडी बोल रहा है। तो कोई भी स्पेसिफिक आईडी आप यहाँ पे डाल के देखो,
कोई भी डालो और ट्राई इट आउट करो। तो ट्राई इट आउट करोगे तो यहाँ पे यूआरएल जनरेट होगा। ये पहले से ही बना हुआ है इसलिए ये खुल नहीं रहा है, ठीक है। तो आप जैसे ही ट्राई इट आउट करोगे तो ये रिक्वेस्ट यूआरएल जनरेट होगा। आपको डिलीट के लिए इस यूआरएल को यूज करना है। तो इस यूआरएल को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं हम। यहाँ पे सर्विसेज में चले जाते हैं। अभी एक और डिलीट ईएमपी डेटा नाम से सपोज मैं बना लेती हूँ फंक्शन। रिटर्न http डॉट, अभी यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल करेंगे हम लोग? डिलीट। डिलीट। ये वाला। और डिलीट में हम भेजेंगे ये। अभी ये 7 नंबर नहीं चाहिए हमें। ये 7 नंबर का मतलब हुआ कि मैं बता रही हूँ कि मुझे 7 नंबर की एंट्री डिलीट करनी है, बट मैं तो यहाँ से किसी भी आईडी का डेटा डिलीट करना चाहती हूँ। यहाँ पे 7 नंबर तो है भी नहीं मेरे पास, तो इस आईडी को यहाँ से हटा दो। अब ये आईडी यहाँ से हट गया तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से आईडी का डेटा डिलीट करना चाहते हो। और आईडी तो कोई भी हो सकता है, तो हम मैन्युअली टाइप नहीं करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर पैरामीटर के जरिए आईडी भेजेंगे। आईडी नंबर, नंबर ही लिख लेते हैं, आईडी के लिए नंबर ही रहेगा वो। और आपको यहाँ पे भी उसे रिटर्न करना पड़ेगा। जिस तरह से हमने बॉडी को यूज किया है उसी तरह से आपको यहाँ पे भी आईडी यूज करना है, ठीक है। आईडी और सेव कर लेते हैं इसे हम, ठीक है। क्लियर है इतना? या कॉमा भी दे सकते हो। प्लस का साइन भी कॉनकैटिनेट करने के लिए यूज करते हैं हम, जिस तरह से हम कॉमा देते हैं। तो आप कुछ भी मेथड्स यूज कर सकते हो यहाँ पे। इसे बैक टिक के जगह सिंगल टिक या डबल टिक में भी लिखोगे तो भी कॉमा दे के लिख सकते हैं, जो शायद आपने बेसिक जावास्क्रिप्ट में किया रहेगा ऑलरेडी। तो यहाँ पे अभी हमने डिलीट नाम की सर्विस कॉल कर ली है। सर्विस का काम खत्म। अगेन अब डिलीट करने के लिए आपको कोई भी कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी जो लिस्ट में डेटा है उसी में से कुछ डिलीट करना है, बराबर। तो उसके लिए आपको बस बनाना पड़ेगा एक डिलीट नाम का फंक्शन, ठीक है। डिलीट करने के लिए क्या करोगे, डिलीट नाम का एक फंक्शन बना लेंगे हम। तो डिलीट नाम का फंक्शन बनाएंगे कहाँ पे, जहाँ पे आपका एम्प्लॉय लिस्ट रहेगा वहां पे। तो यहाँ पे डिलीट के लिए हम एक डिलीट ईएमपी नाम से सपोज मैं बना लेती हूँ कोई एक फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे सर्विस तो है हमारे पास ऑलरेडी, हमने यहाँ पे ली हुई है ईएमपी। तो यहाँ पे ईएमपी डॉट, अभी किस फंक्शन को कॉल करेंगे हम इसमें, डिलीट एम्प्लॉय डेटा को, ठीक है। अभी यहाँ पे वो पैरामीटर पूछ रहा है क्योंकि हमने उधर फंक्शन में पैरामीटर भेजा था ना। तो आईडी का डेटा डिलीट करना है तो सेम आईडी इधर भी आपको पास करना पड़ेगा पैरामीटर के जरिए कि हमें आईडी का डेटा डिलीट करना है बस। और करो सब्सक्राइब शेयर कंसोल डॉट लॉग। ये सक्सेसफुल हुआ तो आपका रिस्पॉन्स जो है वो इस डेटा में स्टोर करेगा सब्सक्राइब मेथड। अभी ये जो डिलीट नाम का फंक्शन है इस फंक्शन को बाइंड करना पड़ेगा। कहाँ पे बाइंड करना पड़ेगा, जिधर आपने डिलीट नाम का बटन बनाया है वहां पे। तो यहाँ पे बस हम लोग लिखेंगे क्लिक इज इक्वल्स टू ये फंक्शन। अभी डिलीट क्या करना है तो देखो, जिस तरह से आपने यहाँ पे emp डॉट emp आईडी लिखा है ना, उस तरह आपको emp डॉट आईडी लिखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय के आईडी वाइज जो डेटा रहेगा वो डिलीट करो। नाउ लेट्स चेक, एक बार देख लेते। ये 2250 वाला एंट्री में डिलीट करके देख लेती हूँ, डिलीट। और एक बार रिफ्रेश करके देख लेते, हो गया डिलीट। एंट्री हमारा दिख रहा है 2250 हम्म, एंट्री। अभी इसे डिलीट हो गया मैम। पे डिलीट किया मैंने और रिफ्रेश करो तो देखो वो भी डिलीट हो गया। हाँ बट अब अगर आपको और ऐसे लग रहा है कि ये डिलीट करके मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ रही है, बराबर, डिलीट करके रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ रही है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि रिफ्रेश ना करना पड़े तो सर्विस में आ जाते एक बार यहाँ पे। और यहाँ पर कॉमा देके जो भी रिस्पॉन्स आपका आ रहा है एपीआई से उस रिस्पॉन्स का टाइप बस आप यहाँ पे सेट कर लो। करली ब्रेसेस में आपको लिखना है यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइप
और जो भी टाइप रहेगा आपका वो सपोज रहेगा टेक्स्ट फॉर्मेट में, इस तरह से। मतलब मैं डिलीट तो कर रही हूँ, लेकिन वो वापस रिफ्रेश करने के लिए कह रहा है। इट मीन्स कि मेरा डेटा जो है वो यहाँ पे सब्सक्राइब होकर रिस्पॉन्स में ठीक से नहीं आ रहा है जो आना चाहिए था। तो मैंने कहा कि रिस्पॉन्स टाइप जो है वो जेसन में भेज रहा है, तो उसे बस आप टेक्स्ट में भेजो। इतना करो और फिर उसके बाद आपका ये जो डिलीट एम्प्लॉय है ना, देखो डिलीट तो ये हो जाएगा। अब वापस करोगे तो भी ये रिफ्रेश करने के लिए कह रहा है। इट मीन्स व्हाट, और एक चीज आपको करनी पड़ेगी कि डिलीट होने के बाद वापस से ये एम्प्लॉय लिस्ट का पेज डिस्प्ले होना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आप क्या करो, ये जो आपने गेट ऑल एम्प्लॉय नाम का फंक्शन बनाया है ना ऑलरेडी, गेट एम्प्लॉय को यहाँ पे आप कॉल कर लो। कहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, इसके अंदर ये कंसोल डॉट लॉग को करली ब्रेसेस में लेंगे। करली ब्रेसेस में इसलिए लेंगे क्योंकि आप एंटर करके मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते हो। तो जहाँ पे डेटा आपका सब्सक्राइब होकर आ रहा है उधर ही कंसोल डॉट लॉग के नीचे एंटर करके वापस से आप इस गेट एम्प्लॉय को कॉल करो। मतलब ये डिलीट भी हो जाएगा और डिलीट होने के बाद आपका गेट एम्प्लॉय भी कॉल हो जाएगा। मतलब क्या कि आपको वापस से पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अभी हो रहा है फटाफट डिलीट। ये सारा मैं डिलीट नहीं करूंगी, नहीं तो कल अगर आप ये एपीआई का यूज करोगे तो आपके पास कोई डेटा ही नहीं आएगा। तो इसीलिए इसे मैं रख रही हूँ कुछ डेटा। क्लियर है इतना? ये हमने देखा ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करके डेटा किस तरह से ऐड करना है। मैं आपको एक बार वापस ऐड करके दिखा देती हूँ, sai@gmail.com। अगर देखो ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करके कुछ भी नहीं लिखा और ऐड किया तो भी ऐड हो जाएगा ब्लैंक। तो इसके लिए आपने फॉर्म के अंदर देखा होगा वैलिडेशन, फॉर्म्स के वैलिडेशन। आई थिंक हमने भी एंगुलर में रिएक्टिव फॉर्म सीखा है, बराबर? यस मैम। हाँ, तो उसमें मैंने दिखाया था कि ये फॉर्म बाय डिफॉल्ट एम्प्टी जा रहे हैं, तो आप बटन को डिसेबल लगा सकते हो, ऊपर की सारी फील्ड रिक्वायर्ड कर सकते हो कि जो रिक्वायर्ड है वो जब तक कि हम लोग फील ना करें, जैसे ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है, तो तीनों भी फील्ड में जब तक कि डेटा नहीं आ जाता तब तक ये बटन डिसेबल रहेगा। तो आपका ये ब्लैंक डेटा सर्वर में सेव नहीं होगा। अब ये हो चुका है तो इसे मैं डिलीट बटन पे क्लिक करके डिलीट भी कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये था हमारा पोस्ट मेथड और डिलीट मेथड। तो पोस्ट मेथड के लिए आपको कॉल करना है यहाँ पे पोस्ट मेथड को, यहाँ पे डिलीट को, यहाँ पे एपीआई पता है आपको ऑलरेडी कहाँ से लेनी है, वो मैंने दिखा दिया है आपको, लिंक भी शेयर कर दी है। ऐड के लिए आपको ऐड का नया कंपोनेंट बना के उस पे फॉर्म बनाना पड़ेगा। रिएक्टिव फॉर्म बनाओ या स्टैटिक फॉर्म बनाओ। और यहाँ पे बटन पे क्लिक करने के बाद जो फंक्शन कॉल होगा, तो फंक्शन भी लिख लिया है हमने। और ये राउट का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है ताकि सबमिट करने पे वापस पीछे आना पड़ता है, ताकि डेटा ऐड हुआ है कि नहीं वो दिखे। तो ये डायरेक्टली नेविगेट करेगा, जैसे ही सबमिट करेंगे तो डायरेक्ट कहाँ पे नेविगेट करेगा, एम्प्लॉय लिस्ट के ऊपर। और उसी तरह से हमने जहाँ पे डिलीट किया है तो डिलीट पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली गेट एम्प्लॉय को लोड कर दो। तो इसके लिए हमने ये लिख के रखा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है इतना?